Here I am doing the very detailed discussion on the BIHAR judicial exam, pre-exam, and I made the best effort. If you have any doubt, or if you have, if somewhere maybe I am wrong, then you can message me inbox, and I made my best effort. So here is the first question: which of the following is a not actionable claim? So first of all, you must know what is the actionable claim. Generally, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ये वो डेट होता है जिसको जो अनसिक्योर डेट होता है, और इसमें किसी भी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एज ए मॉर्गेज नहीं रखी जाती है। तो वो जो है उस टाइप का जो डेट है उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने किसी को 1000 रुपए दिया, ठीक है। सपोज ए ने मतलब बी ने ए से 1000 रुपया उधार लिया, सिर्फ उधार लिया, और उसने जो है कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रखी वहां पे, तो दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम। अगर ए ने बी से 1000 रुपया लिया और उसने जो है मोर्गेज में क्या रख दिया, उसने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रख दी, तो इस टाइप के जो डेट को जो हम एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलते। तो यहाँ पे देखिए राइट टू, अब ये क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following is not actionable claim, कौन सा actionable claim नहीं है। तो अब इसमें देखिए राइट टू क्लेम एरियर ऑफ अ रेंट ऑफ अ हाउस, या ये भी है राइट टू क्लेम एरियर ऑफ अ मेंटेनेंस, ये भी है राइट टू क्लेम डिक्रेटल सम, ये नहीं है। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी। नाउ the general principle of a law is that no man can transfer a better title in a property that what he himself has got. Exception to this rule is found in section। देखिए ये यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल सी बात कर रहा है कि जो आपकी जनरल प्रिंसिपल है लॉ का कि कोई भी आदमी जो है जब तक उसका बेटर टाइटल, जब तक उसके नाम पे ओनरशिप ना हो, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर इसकी एक्सेप्शन है, वो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के सेक्शन 41 और 43 में। जो सेक्शन 41 है उसमें बेसिकली क्या है, उसमें वो सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट कि जो आपका एजेंट है, या जैसे मैं इसकी लैंग्वेज है, विद द where with the consent expressed or the implied or the persons interested in the immutable property, a person is the ostensible owner of such property and transfer the same for a consideration, the transfer shall not be voidable। मतलब इसमें कंसेंट है, एक्सप्रेस कंसेंट है, मतलब किसी को ऑथराइज करके रखा हुआ है, जो अगर उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी तो वो जो है नो डाउट यहाँ पे जो आपकी जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि उसके पास वो टाइटल नहीं है पर वो ऑथराइज्ड है, तो वो भी सेक्शन 41 में, तो वो जो इसकी जो है वो एक्सेप्शन है, इसके अंगेंस्ट जा रहा है। मतलब जो ये बात बोल रही है कि नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल इन अ प्रॉपर्टी दैट व्हाट ही हिमसेल्फ हैज गॉट, उसके उसकी एक्सेप्शन के लाइन पे जा रहा है। अब सेक्शन 43 जो है वो तो बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी गुड एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्योंकि व्हाट एक्चुअली इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 43 में क्या होता है कि सपोज ए इज द पर्सन एंड ही इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, वो जमीन का मालिक है, नहीं वो जमीन का मालिक नहीं है, बट ये मान लो जो कि वो जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसके फादर की है। अब उसने झूठ बोल दिया कि उसने मतलब एरनेसली मतलब झूठ बोल के रिप्रेजेंट किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उसने जो है उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट कर दिया। अब वो बाद में क्या हुआ कि जब उसके फादर की डेथ हुई वो प्रॉपर्टी उसके नाम आ गई, तो वो इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता है कि वो प्रॉपर्टी जो है मैं उस टाइम मेरे नाम पे नहीं थी। वो जो सेक्शन 43 वो प्रोटेक्ट करता है, और 43 में ही ये बात, वो इस जो आपकी जनरल प्रिंसिपल है लॉ का कि नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल इन अ प्रॉपर्टी दैट व्हाट ही हिमसेल्फ हैज गॉट,
तो इसका मीनिंग यही है कि उसके पास टाइटल ना होते हुए भी उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा, तो इट इज एक्सेप्शन। और टीपीए जो है उस जो ट्रांसफर है उसको वैलिड मानता है, इसलिए सेक्शन 41 एंड 43 इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका सेक्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी। नाउ Now the question number 3. No transfer of a property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of a one or a more person living at the date of such um, such a transfer. The provision ये तो rule against the perpetuity है। ये तो सबको पता है कि सबसे पहले रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में बात यही करता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सपोज ए पर्सन है, वो ही सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू ए एंड आफ्टर हिज डेथ द प्रॉपर्टी गोज टू द सन ऑफ ए एंड आफ्टर हिज डेथ द प्रॉपर्टी गोज टू द वाइफ ऑफ ए। तो ये वो बात नहीं बोल सकता। ही हैव टू क्रिएट अ फर्स्ट लाइफ इंटरेस्ट, वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एक आदमी को। सपोज ए ने प्रॉपर्टी सी को देनी है, तो जो बीच में जो बंदा है सी जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उससे पहले वो बी को, जो बी के लिए जो है वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि ए ने जो प्रॉपर्टी बी को दी, जब तक बी जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्युटली सी के पास चली जाएगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। मतलब एक आदमी ये तय नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी जो किस किस के पास है। यही मीनिंग होता है इसका रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी का। नाउ सेक्शन 14 जो है आपका टीपीए का जनरली टॉक्स अबाउट द रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी। द प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस पर्टेन्स टू द पब्लिक यूटिलिटी। इसका तो वेरी वेरी अगर आप डीपली अगर इफ यू गो थ्रू, ये वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कि लीज पेंडेंस जो ये प्रिंसिपल है एक्चुअली इसका बेसिकली ये मतलब किस पर्पस के है, किस पर्पस से इंशाइंड है। बेसिकली अगर आपकी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी या किसी ने सोल्ड कर दी, तो उसके ऊपर लीज पेंडेंस लग जाता है। तो ये पब्लिक पर्पस के हिसाब से, पब्लिक यूटिलिटी के हिसाब से इसको जो है वो टीपीए में है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट आपने प्रॉपर्टी बेची तो आपके ऊपर व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केस दैट विल बाइंडिंग ऑन द transfer. The correct option of the section 4 is A. Now sorry. Now the next question. Mortgage by a conditional sale is a sale, mortgage, contract for a sale, neither sale nor mortgage. अब देखिए सेल की डेफिनेशन क्या होती है। आप सेल की डेफिनेशन में जाओगे तो ये कंडीशनल सेल ना तो सेल में फॉल करेगी ना ही मॉर्गेज में फॉल करेगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, सॉरी मॉर्गेज में फॉल करेगी, आई गॉट लिटिल रॉन्ग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के लिए नहीं फॉल करेगी और ना ही तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉर्गेज। बेसिकली जो कंडीशनल सेल में क्या होता है, कंडीशनल सेल में सिर्फ इतनी सी बात होती है कि आप जो हो कंडीशनल सेल में किसी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हो तो वहां पे कंडीशन रखते हो कि आपने इतने पीरियड के भीतर अगर मेरे को प्रॉपर्टी मतलब आपने पैसा नहीं लौटाया मेरे को, तो आई विल सेल ऑन दिस डेट एंड दैट इज योर कंडीशनल सेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज, सीधी सी बात है ये सेक्शन 6 का तो करेक्ट ऑप्शन एक ही दिखता है, बाउंड टू हैपन। अनसर्टेन होगा तो फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा नहीं, उसमें आएगा नहीं, वो बात ही नहीं होगी। जब हैपनिंग ही नहीं रहेगी तो फिर वेस्टेड का आएगा। तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज बाउंड टू हैपन। करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
A transfer his property to B for a life and after his death to C. See, what we are talking about the rule against the perpetuity, same is happening here. A ने अपनी property जो है वो B को दी, sorry, A transfer his property to B, life interest create कर दिया, देखो B for life, और after his death C and D equally, और एक और बात लिख दी यहाँ पे कि to the survivor of them, मतलब इन दोनों के बीच में जो जिंदा रहेगा वो उसको चली जाएगी. तो all the condition is valid, life interest is created and after that या तो दोनों को equally divide हो जाएगी या तो जो बंदा survive करेगा उसको चली जाएगी. Condition all are valid, so the correct option is shall pass to D. Correct. Now the question number 10. A takes a loan of rupees 5,000 from B and mortgages his house as a security. In the mortgage deed, it was also mentioned that if he could not pay the amount within 5 years, then B will have the right to sell the house and recover his amount. If the money could not be recovered from a sale of a house, then A will be a personally liable. Correct. Actually, it is the example of a simple mortgage. If you go through the definition of the simple mortgage, see, I'm reading in middle of the section. In the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceed of a sale to be applied. Correct. So far as may be necessary in payment of the mortgage money, the transaction is called the simple mortgage. वही बात यहाँ पे हो रही है कि भाई अगर तू 5 साल के भीतर नहीं बेच पाया, पैसे नहीं देगा, तो मैं जो तेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा. सेल क्यों करेगा? जस्ट टू रिकवर द मनी. इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी. नाउ statutory recognition of the principle of equity in the specific relief act is according to the specific performance या इंजेक्शन, रेक्टिफिकेशन एंड रेसिजन. देखिए ये इसलिए इक्विटी प्रिंसिपल वो इक्विटी की बात कर रहा है कि अगर सपोज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की क्या मतलब बात यहाँ पे क्यों आ रही है. सपोज किसी ने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके कोई एक आदमी जो है अपना बेनिफिट ले लिया अपनी तरफ से, जो जब उसकी बात आ रही तो वो मना कर रहा है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगा के वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाती है. तो इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ इंजेक्शन इसलिए दी जाती है ताकि जो इक्विटी बने रहे. जैसे सपोज मान लीजिए कोई जो है सपोज 3 भाई हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक भाई जो उसमें घर बना रहा है वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो अब उसको इंजेक्शन देने, कोर्ट जब इंजेक्शन पास करेगा तो इसीलिए करेगा ताकि वो जो है पार्टीशन हो जाए, वो इक्वली डिवाइड हो जाए. इसलिए इंजेक्शन इज आल्सो इन इक्विटी. अब रेक्टिफिकेशन एंड रेसिजन ये भी सेम इसी लाइन पे, अगर कोई ऐसी लाइन है, कोई रिसीजन जो सेक्शन 26 रेक्टिफिकेशन 26 में कि अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल कोई ऐसी कंडीशन एग्रीमेंट में है जो कि आपकी इंस्ट्रूमेंट में है, जो कि आपकी इक्विटी को वोलेट कर रही है, तो जस्ट वो उसी चीज को करेक्ट करने के लिए आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई होता है. तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. He who seeks equity must do equity is a particularly incorporated in which of the following. इसका मीनिंग है कि he who seeks equity must do equity. जो आदमी बोल रहा है कि मुझे जो है इक्विटी दी जाए तो उसको खुद भी इक्विटी देनी पड़ेगी. सेक्शन 9 देखिए, आपका सेक्शन 9 आपकी जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, तो ये तो होगा नहीं. करेक्ट. सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैंडेटरी इंजेक्शन के बारे में बात करता है. सॉरी, सेक्शन 38 आपका एक्चुअली आई एम रॉन्ग, परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में बात करता है, तो ये भी नहीं होगा. तो नन ऑफ द अबव. तो सेक्शन 12 का नन ऑफ द अबव. Now the question number 8 I forgot. There are some characteristics of usufructuary mortgage. So under the section 58 of the Transfer of Property Act, तो इसको हमने देखना है. जस्ट सिंपल आपको यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज होती क्या. देखिए इसमें कुछ नहीं है.
यूजर mortgage में the property is given as a security. What is this? Yeah, property is given as a security to the mortgagee. ठीक है? Who is let into possession and permitted to repay himself out of the rents and profit of such property. Rents and profits. देखिए ये बात कर रहा है. Third, rents and properties. ठीक है? Profits. अब the mortgager इसमें will not be a personal liable unless there is a distinct agreement to contrary. मतलब liability वाला कॉलम भी यहाँ पे खत्म हो गया. ये भी ठीक बात बोल रहा है. अब the mortgagee is not retain possession until repayment of the money. Until the repayment. देखिए what is the meaning कि मतलब वहां पे time limit नहीं है. And is to receive a rent and a profit in lieu of a interest. ठीक बात. तो इसका क्या मतलब हुआ? All the options are 1, 2, 3. All the options are correct. ठीक है? तो all of the, तो इसका correct option है D. Now the next question, question 9. Such conditions shall be void which is dependent on more than one possibility. This principle was later recognized in the principle of Bipty versus Mitchell. You have to go through this case if you want to study. Question 13. Section 48, 78, and 79 of the Transfer of Property Act provide the example of which of the following maxims. So such kind of a question, if you want to solve, you have to read a lots of maxims. So better I will direct tell you the answer. Section 13 का answer है where equities are equal, the first in time shall prevail. Now the question number 17. Liability of a trustee is provided under. ये तो specifically देखिए ये कुछ question ऐसे हैं जो आपके बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं. So आपको your command should be very good in a bare language. Not a bare language, but section, you should remind the section. Like these are small acts like Indian Trust Act. So you have to be a remember कि किस section में क्या है. तो section question number 17 का correct answer है section 23 to 29. ठीक है? इसमें कोई explanation की जरूरत नहीं है, just आपको remember है तो आप इसको कर सकते हो. Where there is equal equity, the law shall prevail. Which of the doctrine of Indian law is based? तो question number 14 का correct option है D, क्योंकि इन सब में होती है. Doctrine of election, marshalling, doctrine of set off. Now liability for a breach of a trust has been provided in. Liability for breach of a trust has been provided in. देखिए direct again this question is based on the simple section number. तो question number 17 का correct answer है section 23. तो ये बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आपको छोटे जो एक्ट्स हैं उनकी डायरेक्ट उनको जो सेक्शन वाइज है करेक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है. इफ यू वांट कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो कि आप किस तरह जो है आप बेयर एक्ट को रिमेंबर कर सकते हैं. इवन दो आई रिकमेंड द यूट्यूब, देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियोस, गुड वीडियोस वेयर यू कैन फाइंड आउट हाउ द बेयर एक्ट कैन बी रिमेंबर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अंडर इंडियन लॉ द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कंपनसेशन. अंडर इंग्लिश लॉ द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम. ये दोनों गलत है. इसका सेक्शन 15 का करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 15 का correct answer is D. Now the question number 19. In cases of a specific performance of a contract, the right of the parties are governed. I think from the very beginning there is a interpretation in every interpretation, equity and a law on which the specific performance of the contract is governed. So keep in remember, most of the time this question has been asked in the various judicial services examination of the various states. Which of the following person is not necessary for the beneficiary चाहिए, trustee चाहिए, author
ऑफ अ ट्रस्ट चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट इज ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑथर ऑफ अ ट्रस्ट, ऑथर ऑफ अ ट्रस्ट इज द पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है, ट्रस्टी जिसको वो वेस्ट करेगा, बेनिफिशियरी जिसको वो एब्सोल्यूट ऑनर बनाएगा। ठीक है। नाउ द रिलीफ बाय द वे ऑफ अ मैंडेटरी इंजंक्शन, ये कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहा है कि जो रिलीफ है बाय द वे ऑफ अ मैंडेटरी इंजंक्शन, क्या ये डिस्क्रिशनरी है, प्रोहिबिटरी है, मैंडेटरी है? एक्चुअली इट इज अ डिस्क्रिशनरी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन इज ये, कोर्ट की मर्जी है, वो देना चाहे ना, इफ द कोर्ट सेटिस्फाई, यस। ये कोर्ट की पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ योर these some questions uh, which is from the torts. Now the question number 21. 21, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. Who said the statement? It is the statement is given by the Winfield. And if you remember, if you want to learn more this kind of statement, then you have to go through the jurisprudence or jurisprudence of the every act. Now the case is Mogul Steamship Corporation versus McGraw Corporation 1892 AC25 belongs to the which of the following maximum? तो इस केस में बेसिकली 25 क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंजुरिया साइन डेमिनिम। एक्चुअली इंजुरिया साइन डेमिनिम का एक जनरल सा मीनिंग ये होता है कि ऐसी डैमेज जो कि एडमिसिबल नहीं हो, कैलकुलेबल नहीं हो। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, शिप ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि वो सारे के सारे शिप्स होते थे। तो उन्होंने जैसे कहीं वो किसी को अगर कोई भी अगर शिप चाहिए होता था तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करता था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करता था, वो 5% या कुछ परसेंट उसको रिबेट देते थे। बट इसमें जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक और जो फर्म है जो कि शिप फर्म है, उन्होंने जो अपने जहाज वहां पे भेजने शुरू कर दिए और उनको उनको वहां पे और वो उनसे अच्छा बिजनेस करने लग पड़े। तो इसलिए जो प्लेंटिव थे इन्होंने केस कर दिया कि हमें जो है इनकी वजह से डैमेजेस हो रहे थे। पर कोर्ट ने बोला ये तो राइट टू ट्रेड है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसलिए हम इसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की जो डैमेजेस है उसको इंजुरिया साइन डेमिनिम नाम दिया गया। नाउ whether now the question number 22, whether the wrong both tortious and a criminal liability may arise, whether for a wrong both tortious and a criminal liability may arise। तो both a liability may arise मतलब इसमें बोल रहा है कि आपकी जो tortious liability या criminal liability किसी मतलब wrong से arise हो सकती है कि नहीं। सिंपल सी बात है, ये तो हो सकती है। now the maximum question number 25, the maximum sin t non fit injuria, क्या अर्थ होता है इसका? तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, mere knowledge does not imply consent to take risk, the maximum सिंटा नॉन फिट इंजुरिया। ये तो आपकी मैक्सिम है, आपको रखने पड़ेगी। पर इफ यू वांट कि मैक्सिम के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, आई विल मेक डेफिनेटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिजन होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सालमन। सीधी से याद रखनी है आपने, पिजन होल थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय सालमन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, right of action is extinguished by the death of a one or other party, the statement is। अब देखिए जनरली जो है ये ट्रू है, बट इन सर्टेन केसेस, जैसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें नहीं होता है, पर राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेथ ऑफ वन और अदर पार्टी, द स्टेटमेंट इज ट्रू। बट इन अ सर्टेन केसेस जिसमें कि राइट जो है अभी भी, जिसमें कि राइट जो है प्रिवेल करता है, मतलब खत्म नहीं होता, किसी और पार्टी के ऊपर रेस्ट कर जाता है। डिस्ट्रेस डैमेजेस
efficient needs. क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ए, राइट टू डिटेन द थिंग्स अंटिल कंपनसेशन इज पेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is not an element in establishing a case in level? level में आपका कौन सा जो है essential element नहीं है? तो सेक्शन 31 का जो है a section of the public who know less of the plaintiff. Correct option is C. These are some question which is directly an unlawful interference with the person use of or enjoyment of a land, an unlawful interference with the person's use or enjoyment of a land or some right over or in connection with it is known as nuisance. An unlawful interference with the person use or enjoyment of a land or some right. So it is the definition of nuisance. I think very rare everybody knows of what is a nuisance, and this is what unlawful interference with the person किसी भी enjoyment को या किसी के land को use करने से, land को enjoyment करने से या उसका कोई right हो उसके ऊपर आप अगर disdain करते हो तो that is interference करते हो तो that is your nuisance. If a person wants to bring an action under a law of tort for the tort of public nuisance, he must have to prove the injury was direct and substantial only to him. समझ रहे हो बात कि सिर्फ वही, तभी तो बोलते हैं कि पर्सनल लायबिलिटी के लिए कहाँ बात आती है, वो आती है टॉर्ट में. Now your question number 33. Prosecution under tort of a malicious prosecution means proceeding in a court of a law charging a person with a crime. These are some tort maxims which you have to cram or read. Prosecution under tort of a malicious prosecution means proceeding in a court of a law charging person with a crime. Now the question number 36, a contract which ceases to be enforceable by law ceases to be enforceable. क्या बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपकी कि कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. अरे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है. सीधी सी बात. देखिए ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट की आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब उठाओगे, आप जब उसकी डेफिनेशन को जाओगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जब आप डेफिनेशन निकालोगे तो उसमें स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. जी ठीक है, 2G कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप वहां पे देख सकते हो. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग, इसका ऑप्शन है करेक्ट सी, अ टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन लायबिलिटी विदाउट लॉ जस्टिफिकेशन. बहुत ही अच्छी बात बोली है. अगर आप समझ पाए, किसी बंदे को रोक दिया और लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है उसकी. अब देखिए ना, ए ऑप्शन है फॉल्स रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन लायबिलिटी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन. Yeah, these whenever I attempt exam, these kind of a question really makes me very confused because they are very similar. But the correct option is C as given in the answer key. Now the legal principle which was laid down in the case of a Harvey versus FSA was firstly followed by the Supreme Court of India. Yes, section इसका question number 37 का correct option है C. अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस की स्टोरी अगर मैं बताऊं आपको. अब देखिए इसमें क्या हुआ था. फैक्ट इसके केस के ये कि हार्वे बोलता है
will you Harley कि will you sell us a bumper hall pen? Telegraph lowest price, answer paid. तो इसमें इसने टेलीग्राफ किया कि लोएस्ट प्राइस आंसर पेड। तो फेसई ने एग्जाम इसमें रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस फॉर अ बम्पर हॉल इज $900। ठीक है, हार्वे ने बोला कि यस मैं तो लेना चाहता हूँ, बी एग्री टू बाय अ बम्पर हॉल फॉर द सम ऑफ $900, आस्क 5। तो हार्वे, तो उसके बाद क्या हुआ कि बी एग्री टू बाय अ बम्पर हॉल फॉर द सम, पर उसने बाद में जब उसको ये पता चला कि वो एग्री हुआ तो फिर फेसई ने इसके बारे में मना कर दिया। तो Harvey is sued for a specific performance of this agreement for an injunction to restrain the town of Kingston from taking conveyance of the property was previously engaged in a negotiation to sell the land। ठीक है भाई, अब वो बोला कि उसने परफॉर्मेंस का केस कर दिया और जो जमैकन कोर्ट है, जमैकन सुप्रीम कोर्ट ने वहां से परमिशन लेके डिफेंडेंट ने प्रिवी काउंसिल में अपील कर दी। प्रिवी काउंसिल के पास इशू ये बन गया कि was there an explicit offer from FSI to sell the land for 900? तो FSI क्या देयर वाज एक ऑफर था FSI के पास कि $900 टू हार्वे, FSI टू सेल द लैंड फॉर $900 टू हार्वे। तो होल्डिंग इसमें है कि नो, an offer cannot be implied by writing, it can only be concert and concrete and sound। The appellant can't imply that FSI made an offer when he as a matter of fact did not make an offer। ठीक है, so this is the case, you can go through, and if you want a more detailed video, and first time it is in Indian Supreme Court, that is D.I. McPherson versus M.N. Appanna। So this is held in the question number 37। Now, a person who knowingly and without sufficient justification, question number 35, induces another to break a contract with the third person whereby the third person suffer damages is a photo for the first time it was established in which of the following case। तो ये Lumley versus Gay, this is the correct answer। These all are the important cases. If you once you will go through these cases of the contract, then easily you will remember which one of the following element is not necessary for a contract। तो इसमें देखिए कंपिटेंट होना पार्टी का बहुत जरूरी है, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टॉक्स अबाउट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका इसमें जो सेक्शन 10 है उसमें आपकी ये सारी बात की जाती है कि कंपिटेंट होनी चाहिए पार्टी, फ्री कंसेंट होनी चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, this is the section 30 question number 38। In a standard form of a contract, the individual has a no choice but to accept the individual has many choices to accept or refuse the agreement is a without consideration। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें राइट एंड टर्म कंडीशन सब कुछ लिखी रहती है, तो जस्ट देयर इज नो चॉइस, या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। करेक्ट आंसर इज ए। Section 128 of the Indian Contract Act 18। ये देखिए these are the direct question, keep in your mind, never lose the direct question। श्योरिटी लाइबिलिटी के बारे में, श्योरिटीज लाइबिलिटी के बारे में ये बात करता है। श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी इज द पर्सन जो श्योर करता है कि यस आई विल रीपे द लोन। What would be the effect of the mistake as to law enforced in India? What would be the effect? What would be the effect of a mistake as to law enforced in India on a contract? A contract will be void, voidable, not void, not voidable। So correct option is your not voidable। जब आप सेक्शन आई थिंक सेक्शन है इसका 1920 मिस्टेक के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 20 और 21 इसके बारे में बात करता है।
तो जो सेक्शन 21 है, आप उसकी लैंग्वेज पढ़िए, उसमें ही इस चीज का आंसर है। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. But, ठीक है, but a mistake of a law not in force in India has the same effect as a mistake of a fact. A contract is not voidable. Correct answer is correct in not voidable. A continuing guarantee may be revoked for a further transaction at any time. These are some procedural questions. If the bailee without the question number 44, if the bailee without the consent of the bailier mix the goods of the bailier with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods and deliver them back, the bailier is entitled to the compensated by the bailee for the loss of the goods. These are the Sales in the Goods Act. Simple procedural question. Answer: a guru induced the chela to gift him a whole of the property to secure benefit of the soul in the heaven. The gift shall be very famous question and very famous illustration, not a single time but so many times, is a voidable. voidable किसकी इंस्टांस में voidable क्यों बोल रहे हैं इसको? voidable इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि voidable के केस में क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बेस पे ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गया। ये जो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये आपका सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ डील करता है। जब आप सेक्शन 16 की बात, जब आप सेक्शन 16 देखोगे तो वहां पे आपको क्लियरली, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 16 के अट्रैक्ट करती हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन आर द वर्डेबल। ठीक है, नाउ सेक्शन 41, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 से अब आगे द now question number 45, the bailment of a good as security for a payment of a debt or a the bailment of a goods as a security for a payment of a debt or a performance of a promise is called mortgage. The bailment of a goods as a security for the payment of a debt or a performance, ये है आपका pledge। जब आप प्लेज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये सारी क्लियर हो जाएगा। नाउ द इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। इसमें इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फॉर द प्रोमिसर ऑल डैमेजेस which he may be compelled to pay, ये भी ठीक है। all cost which he may be compelled to pay in an, ये भी ठीक है। all sum which he may have paid under the term of any compromise of any suit, ये भी ठीक है। तो all of the above आएगा। now who may employ an agent, देखिए सीधी सी बात है, मेजर पर्सन ये ठीक है, एनी पर्सन ये भी ठीक है। तो ये आएगा एनी पर्सन who is any person, any major and a person of a sound mind. Now, question number 49, the case of a Moses versus McFarlane deals with a which of the following? This is also one of the very famous case, and the correct answer is quasi contract. Just go through this section and you will get the answer. Now, 47, in which of the following condition can an agent subdelegate his authority to another person? यहाँ पे बात कर रहा है कि in which of the following condition can agent subdelegate, कब condition ऐसी होती है जब जो एजेंट भी अपनी जो है पावर्स जो है, जो भी whatever the authorities, वो जो है delegate कर सकता है। तो ये सिर्फ when commercial practice involves such delegation, ठीक है। when commercial practice, अब बीमार होगा तो वो किसी और को एजेंट बना दे आपका प्रिंसिपल, when it suits the agent, नहीं तब एजेंट कहीं और बन जाएगा, he will not delegate but प्रिंसिपल किसी और को एजेंट बना देगा when it benefits the principal। now the
when the parties to a contract agree to question number 50, when the parties to a contract agree to substitute the existing contract with the new contract, it is known as novation. Correct? These are a very straight and a simple question. Now, this is a one part, and I will next in the next video I will cover 100 question and with the detailed. If you have any question, then you can please make comment, do like, share, and subscribe for the more option. It is the one series which I continued. I will daily upload one paper in future time. Daily one paper of the one state like Haryana, Himachal, Delhi, UP. So for the series of the exam, please do like, share, and subscribe.